ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1221, अस्तित्व से मिटना, भाग 1। तुम लोग वाकई अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, इवान ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मान लूं। सबसे पहले उस कमीने ने मुझे मेरी सहमति के बिना अज़रागोथ वर्ल्ड में भेज दिया, जहां मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों का सामना करना पड़ा। जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, उसने ये भी शर्त रखी कि अगर मैं वापस आना चाहता हूं तो मुझे रैंक 5 कोर इवॉल्वर को मारना होगा, वर्ल्ड पैसेज को तोड़ना होगा और पूरी दुनिया को नष्ट करना होगा। जैसे ही इवान बोल रहा था, उसके आसपास की आभा और भी भयानक हो गई और उससे निकलने वाली जानलेवा आभा ने आसपास के माहौल को खून से लाल कर दिया। हवा में खून की तेज गंध भर गई। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारी कठपुतली हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे कहे अनुसार काम करेगा? अगर तुम मुझसे लोगों को मारने के लिए कहोगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। अगर तुम मुझसे मेरी शक्तियों का उपयोग किए बिना लड़ने के लिए कहोगे तो मैं वह भी करूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो? धमाका! पूरा आसमान अचानक हिल गया और एक रक्तलाल आंख ऊपर दिखाई दी, जो सभी को एक तीव्र हत्या के इरादे से देख रही थी, जिससे उनके दिलों में ठंडक पहुंच गई। पहले बर्फीला नीला आसमान रक्तलाल हो गया और इवान के सामने खड़े मोटे आदमी को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी, उसका पूरा शरीर आकाश में रक्तलाल आंख से निकलने वाली तीव्र हत्या के इरादे से कांप रहा था। यह एक गलतफहमी है, मोटे आदमी ने हकलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें वह गोली इसलिए दी क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ोगे तो तुम कान को अपूरणीय क्षति पहुंचाओगे। अगर तुम्हें पृथ्वी की चिंता थी तो मैं ही क्यों वह गोली खाऊं? क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक मध्यम स्तर के रैंक 3 कोर इवॉल्वर अगर तुम यहां अपनी पूरी ताकत से लड़ोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? इवान ने उस आदमी के बोलने से पहले ही उसे टोक दिया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। मैं तुम कमीनों से पहले ही तंग आ चुका था जब मुझे अचानक अज़रागोथ दुनिया में भेज दिया गया था और मुझे हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही इवान ने कहा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है क्या, क्योंकि मुझे बिना किसी उचित जानकारी के वहां भेजा गया था, मैं लगभग एक विकृत मादा कीट द्वारा भेजे गए रैंक 6 के लोगों द्वारा पकड़ा गया था जो मुझे प्रजनन मशीन के रूप में उपयोग करना चाहते थे। मैं वहां रहते हुए एक पल भी नहीं सो पाया और मुझे लगातार 2 कदम आगे की योजना बनानी पड़ी ताकि एल्ड्रिच प्राणियों की सेना द्वारा पकड़े जाने से बचा जा सके जो मेरे पीछे थे। इवान रुक गया और उसकी आंखों में जानलेवा नजर और भी तीव्र हो गई। लेकिन अज़रागोथ दुनिया में हर समस्या को हल करने के बाद जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, जब मैं यहाँ वापस उन उत्तरों को पाने के लिए आता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तो तुम मुझे अपनी शक्तियों को सील करने और तुमसे लड़ने के लिए कह रहे हो, एक मध्य स्तर का रैंक 3 कोर रिवॉल्वर जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि तुम मुझे पीटने दो। भारी आदमी का पूरा शरीर कांप रहा था और जैसे ही उसने इवान को देखा, उसने महसूस किया कि उसका दिल डर से बेतहाशा धड़क रहा है। इवान को देखते हुए उसने उसके चेहरे पर एक पागल भाव देखा, जैसे कि उसने आखिरकार जो कुछ भी सहा था उससे अपना दिमाग खो दिया था और इससे वह और भी अधिक भयभीत हो गया। अगर इवान सिर्फ गुस्से में था तो भारी आदमी को लगा कि वह अभी भी उससे तर्क करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से तर्क करना जो अपना दिमाग खो चुका था, व्यर्थ। ठीक है, मैं आखिरकार समझ गया। इवान अचानक शांत हो गया, धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए। ऐसा लगता है कि मैं हाल ही में बहुत नर्म दिल हो गया हूँ, कि हर मूर्ख सोचता है कि वे मुझे बता सकते हैं कि क्या करना है। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें पूरी तरह से उदासीन हो गईं, भारी ठंड से भर गईं। मैंने हमेशा सोचा था कि उस आदमी का व्यक्तित्व बहुत बुरा था, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों से निपटने के लिए अज़रागोथ जैसा व्यक्तित्व एकदम सही है। जैसे ही इवान ने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं सुन्न हो गई हैं, जैसे कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था और उसकी आंखों में भारी ठंड एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। गड़गड़ाहट। उसके भीतर डूमब्रिंगर का खून उबलने लगा और पूरी तरह से जागृत होने के हल्के संकेत दिखाते हुए बेतहाशा घूमने लगा। हालांकि उसके स्टेट पॉइंट और अन्य शक्तियां वही रहीं, किसी कारण से इवान को लगा कि उसकी वर्तमान ताकत अचानक सामान्य से कम 20% बढ़ गई है। जब इवान अपने वंश में अजीब बदलाव महसूस कर रहा था, उसके तीखे, नुकीले एल्फ जैसे कान फैल गए, थोड़े बड़े हो गए और हमेशा उसके चारों ओर रहने वाली राक्षसी आभा और भी स्पष्ट हो गई। आपकी जाति एल्थारोन और मूल ब्रह्मांड के बीच समन्वय दर में 10% की वृद्धि हुई है। इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया, अपने सामने घुटने टेके हुए भारी आदमी पर ध्यान केंद्रित किया, जो भयभीत लग रहा था। तुम यह नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करोगे तो तुम पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर दोगे। भारी भरकम आदमी ने डर से भरी आवाज में चिल्लाते हुए इवान को रोकने की पूरी कोशिश की।
जब इवान ने उस आदमी की बातें सुनी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने ठंडी उदासीन आवाज में जवाब दिया, तो क्या होगा अगर यह ग्रह नष्ट हो जाए? तुम? इवान की बात सुनकर भारी भरकम आदमी दंग रह गया, लेकिन उसने जल्दी से फिर से जवाब दिया, अगर तुम इस ग्रह को नष्ट कर दोगे तो तुम उस आदमी से कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि ग्रह के साथ साथ रक्त कालकोठरी का प्रवेश द्वार भी नष्ट हो जाएगा। जब इवान ने उस आदमी की बात सुनी तो उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे और वह धीरे धीरे उसके पास गया। मैं समझ गया, तो तुम मेरे सामने क्यों आए और इतनी बकवास करने की हिम्मत क्यों दिखाई? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पृथ्वी पर लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इवान उस आदमी से बस 1 मीटर की दूरी पर रुक गया, ठंडी चमकती आंखों से उसे नीचे देखते हुए। लेकिन तुम जानते हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जैसे ही इवान बोला, अचानक ही चारों ओर अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने लाइट बंद कर दी हो और उस भारी भरकम आदमी को पता चला कि अब वह धरती पर नहीं है। जब तुम अपनी गांठ खुजला रहे थे और मूंगफली खा रहे थे, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, लगातार विकसित हो रहा था, और अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं धरती को कोई नुकसान पहुंचाए बिना तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं। अध्याय 1222 अस्तित्व से मिटना भाग 2। ये कौन सी जगह है? भारी भरकम आदमी घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, अपने आसपास के अंतहीन अंधेरे को देखते हुए। जैसे ही भारी भरकम आदमी चिल्लाया, उसके आसपास का अंधेरा डगमगाने लगा और उसने खुद को फ्लोरिडा के नष्ट हो चुके शहर के बीच में पाया। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उसने देखा कि उसके आसपास का क्षेत्र एक काले साबुन जैसे बुलबुले के भीतर बंद था, जो उसके आसपास के क्षेत्र को पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग करता था। इवान आसमान में कुछ 100 मीटर ऊपर तैर रहा था, ठंडी आंखों से भारी भरकम आदमी को देख रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि चाहे वह कुछ भी करे, पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा, उसने एक अलग स्थान बनाने के लिए अज़रागोथ दुनिया में विकसित शून्य क्षेत्र कौशल का उपयोग किया। अज़रागोथ में निथोर और अन्य रैंक 4 कोर इवॉल्वर जैसे शक्तिशाली प्राणी भी उसके शून्य क्षेत्र में फंस गए थे, इसलिए भारी भरकम आदमी के लिए बच निकलना असंभव था, जिसके पास केवल मध्य स्तर रैंक 3 कोर इवॉल्वर की शक्ति थी। वह सिर्फ एक सार क्लोन है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो उसकी सारी शक्तियां उसके मूल शरीर में वापस आ जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे तब हुआ जब मैंने अरोरा वर्ल्ड में बेफोमेट के सार क्लोन को मार दिया था। इवान ने संकुचित आंखों से बड़बड़ाया, एक अंतहीन अंधकार जो उसकी नज़र की गहराई में घूम रही हर चीज को निगलने और मिटाने की धमकी दे रहा था। चूंकि उसे मारने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसे अस्तित्व से मिटा दूंगा। जैसे ही इवान ने कहा, उसकी पुतलियों के भीतर का अंधकार ब्लैक होल में संघनित हो गया, क्योंकि उसने अपने नलाइज कौशल के तीसरे प्रभाव को सक्रिय किया, विस्मरण आंखें। विस्मरण आंखें सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता की पुतलियां शून्य जैसे ब्लैक होल जैसी विलक्षणताएं बन जाती हैं। जब जादूगर किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपनी नज़र केंद्रित करता है तो लक्ष्य अस्तित्व से मिटना शुरू हो जाता है, यादों से शुरू होकर और अंततः उनके भौतिक रूप से। शून्य ऊर्जा धीरे धीरे लक्ष्य की पहचान, यादों और अंततः उनके शरीर को मिटा देती है। शुरुआत में केवल मामूली यादें फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन विस्मृति आंखों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पूरी तरह से मिट जाती हैं। नोट: भूली हुई नज़र और विस्मृति आंखें शून्यता की वैचारिक ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। शून्यता की वैचारिक ऊर्जा की उचित समझ के बिना इन कौशलों का उपयोग करने से जादूगर को नुकसान हो सकता है। जिस क्षण इवान ने विस्मृति आंखों का उपयोग किया, उस भारी भरकम आदमी की आत्मा की गहराई से एक ठंडक दौड़ गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाया, खतरे के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल काले साबुन के बुलबुले जैसी बाधा को देखा जो उसे अंदर फंसा रही थी। पहले 3 सेकंड में ही उस भारी भरकम आदमी ने अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जिससे उसकी यादें धुंधली हो गईं, मानो कोई धुंध उन पर पर्दा डाल रही हो। नहीं, धुंध उसकी यादों पर पर्दा नहीं डाल रही थी, वह उन्हें निगल रही थी। बंद करो। जब भारी भरकम आदमी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह डर के मारे चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से शून्य क्षेत्र की बाधा पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर वह धरती पर होता तो उसके हमलों से निश्चित रूप से उसके आसपास के इलाकों को भारी नुकसान होता। हालांकि शून्य क्षेत्र के अंदर उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ और उसकी यादें फीकी पड़ती रहीं। 5 मिनट से भी कम समय में वह ये भी भूल गया कि वह बाधा पर हमला क्यों कर रहा था या उसे यहाँ कौन लाया था। आसमान में ऊंचे इवान ने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली। उसने देखा कि यह किसी बिंदु पर विघटित हो गया था, जैसे कि निगल लिया गया हो। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। कुछ नहीं की अवधारणा को समझे बिना विस्मृति आंखों का उपयोग करना वास्तव में खतरनाक है, उसने खुद से सोचा, क्योंकि उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ के बाद उसके कंधे और उसकी छाती भी कुछ नहीं की अवधारणा के प्रभाव में विघटन के संकेत दिखा रहे थे। इस बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि जब उसका शरीर मिटाया जा रहा था, तब भी उसे कोई दर्द या सनसनी महसूस नहीं हुई, जैसे कि सब कुछ सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दाहिना हाथ कभी अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए भले ही वह गायब हो गया हो, लेकिन उसे न तो दर्द हुआ और न ही परेशानी।
क्या भयानक अवधारणा है। इवान ने अंदर से आह भरी, लेकिन उसकी नज़र उस भारी आदमी पर टिकी रही क्योंकि उस आदमी का भौतिक रूप विघटित होने लगा था। जैसे ही भारी आदमी का शरीर विघटित हुआ, इवान के नज़र में एक संघनित सफ़ेद रोशनी आई और उसने तुरंत इसे सार्क्लोन की नींव के रूप में पहचान लिया, रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की शक्तियों का एक हिस्सा जिसने सार्क्लोन बनाया। अचानक इवान की विलक्षणता जैसी पुतलियां तेजी से घूमने लगी और उसने विस्मृति आंखों को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। शून्यता की अवधारणा की भयानक शक्ति ने पूरे शून्य क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और इवान के भौतिक शरीर के अलावा उसके आसपास का स्थान भी विघटित होने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति स्पष्ट रूप से भारी भरकम आदमी था, जो अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ जमीन पर गिर गया, ये समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी यादें खो चुका था। संघनित सफेद प्रकाश इवान का मुख्य लक्ष्य था और जैसे ही वह शून्यता की अवधारणा के संपर्क में आया, आर्घा सफेद प्रकाश के तेजी से विघटित होते ही शून्य क्षेत्र में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। भारी भरकम आदमी के भौतिक शरीर के बिना सफेद प्रकाश के लिए कोई वाहक नहीं था, इसलिए उसे अपने मूल शरीर में वापस लौटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि शून्य क्षेत्र के अंदर फंस गया, जिसने आसपास के स्थान को सील कर दिया। वह बच नहीं सका और जल्द ही विस्मृति आंखों के प्रभाव में सभी सफेद रोशनी भारी आदमी के शरीर के साथ अस्तित्व से पूरी तरह से मिट गई, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। एक बार जब भारी आदमी गायब हो गया, इवान ने विस्मृति आंखों का उपयोग करना बंद कर दिया और उसके शरीर का निरीक्षण किया, ये देखते हुए कि उसके दाहिने हिस्से से उसका आधा शरीर गायब था, जिसमें उसका चेहरा भी शामिल था, उसे एक बेहद अजीब रूप दे रहा था। मैंने अपना लगभग आधा शरीर खो दिया है, फिर भी मुझे कोई दर्द नहीं है, इवान ने अपने सिर को हिलाते हुए मन ही मन कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग किया, तुरंत अपने शरीर को ठीक किया। अगर मेरे पास डेथ ट्रांसफर नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही कम से कम 10,000 बार मर चुका होता, उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और उस जगह पर उतर गया जहां भारी आदमी गायब हो गया था। जब इवान यूटोपिया में प्राइमोर्डियल शैडो रियल्म के प्रवेश द्वार के ऊपर सार्क्लोन को मिटाने के बाद के परिणामों से निपट रहा था, उसी क्षण सार्क्लोन अस्तित्व से मिट गया। शैडो रियल्म की निगरानी करने वाले किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। अध्याय 1223 रक्त कालकोठरी में प्रवेश। इवान आकाश से नीचे आया और उस क्षेत्र की खोज की जहां भारी आदमी था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसे अपनी असली पहचान के बारे में सुराग मिल सके। दुर्भाग्य से भारी आदमी ने शून्यता की अवधारणा द्वारा अस्तित्व से मिटाए जाने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा था। अगर वह किसी दानव या योगिनी का सार्क्लोन होता तो मैं उसे सफलतापूर्वक एलिसिया की तरह ही शैडो अनडेड में बदल सकता था और उससे अपनी ज़रूरत की सारी जानकारी प्राप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से, हालांकि मैंने उससे जो आभा महसूस की थी वह दानव की तरह ही थी, फिर भी ये थोड़ी अलग थी, इसलिए मैं उसे शैडो अनडेड में नहीं बदल सका, इवान ने अपने चेहरे पर पछतावे के भाव के साथ कहा, क्योंकि उसने शून्य क्षेत्र को निष्क्रिय कर दिया और शून्य स्थान से पृथ्वी पर वापस आ गया। सार्क्लोन सामान्य प्राणियों से अलग होते हैं क्योंकि सामान्य अर्थों में उनके पास पूरी आत्मा नहीं होती है। सार्क्लोन अपने निर्माता से आत्मा का केवल एक अंश लेकर चलता है, जबकि यह आत्मा अंश क्लोन को नियंत्रित कर सकता है। यह अधूरा रहता है, जिससे इवान के लिए इससे शैडो अनडेड बनाना असंभव हो जाता है। इवान एलिसिया को सार्क्लोन होने के बावजूद शैडो अनडेड में बदल सकता था, इसका कारण उसकी जाति एल्थारॉन से निकटता से जुड़ा हुआ था। हालांकि इवान को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि उसकी जाति का राक्षसों और कल्पित बौनों से घनिष्ठ संबंध है, और किसी कारण से जब इन दो प्रजातियों की बात आती है तो उसका शैडो रिसर्जेक्शन कौशल लगभग सभी प्रतिबंधों को अनदेखा कर सकता है। एलिसिया के अलावा जोडा एक और उदाहरण है कि कैसे उसका शैडो रिसर्जेक्शन कौशल राक्षसों और कल्पित बौनों से निपटने के दौरान प्रतिबंधों को दरकिनार कर देता है। जब इवान ने प्राचीनों के मकबरे में जोडा को मारा तो जोडा एक शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर था, जबकि इवान खुद केवल रैंक 1 के शिखर पर था, उनके बीच 3 रैंक का अंतर। शैडो रिसर्जेक्शन कौशल के प्रतिबंधों के कारण वह अपने से 2 स्तर से अधिक ऊंचे किसी भी व्यक्ति पर शैडो रिसर्जेक्शन का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि जब उन्होंने प्राचीन के मकबरे में जोडा पर शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल किया तो इस प्रतिबंध को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था, और रैंक के अंतर के बावजूद वह अभी भी उसे शैडो अनडेड में बदलने में सक्षम था। हालांकि जोडा को शैडो अनडेड में बदलने से पहले भी इवान को संदेह था कि उसका शैडो रिसर्जेक्शन कौशल राक्षसों और कल्पित बौनों के साथ प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है, लेकिन जब तक उसने प्राचीन के मकबरे में जोडा को पुनर्जीवित नहीं किया तब तक उसे इसकी शक्ति का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ। अगर यह उनकी योजना और उसके पास सीमित मात्रा में प्राइमरियल शैडो एनर्जी के लिए नहीं होता, जब वह अनास्तासिया के साथ मैग्मारा किंगडम की यात्रा करता तो वह उसे हलफास को मारने के लिए कहता था कि वह उसे शैडो अनडेड में बदल सके।
दुर्भाग्य से, भले ही उसने ड्रैगन और राक्षसों के बीच अव्यवस्था फैलाने की योजना की अवहेलना की हो और हल्फास को मार दिया हो, लेकिन प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी के अपने कम भंडार के कारण उसे शैडो अनडेड में बदलने की अपनी क्षमता पर उसे कोई भरोसा नहीं था। शैडो अनडेड बनाने के लिए उसे शैडो एनर्जी की जरूरत थी और उसे यकीन था कि रैंक 6 शैडो अनडेड बनाने के लिए उसे कम से कम 2 लाख या उससे ज़्यादा पॉइंट की जरूरत होगी। वॉर टेरिटरी को निष्क्रिय करने के बाद इवान ने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को स्कैन किया। उम्मीद थी कि उस भारी भरकम आदमी से जुड़ी कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह आदमी यहाँ आने से पहले सतर्क था और अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं लाया जिससे उसकी असली पहचान उजागर हो सके, इवान ने सांस रोककर कहा और आह भरी। जब उसने वॉर्ड टेरिटरी बैरियर पर हमला किया तो मैं उससे एक तरह की राक्षसी आभा महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी राक्षसी आभा बैफोमेट और यूटोपिया के दूसरे राक्षसों से महसूस की गई राक्षसी आभा से बहुत अलग थी। उसने गहरी भौहें से कुढ़ी, उस अजीब राक्षसी आभा के बारे में सोचते हुए जो उसने भारी भरकम आदमी से महसूस की थी। शायद वह एक मिश्रित नस्ल का था या आधा राक्षस आधा कुछ और जैसा कुछ था। इवान ने अपनी थोड़ी को रगड़ा, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी और उसने लौटने के बाद अनास्तासिया से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। सार क्लोन का निर्माता एक रैंक 6 कोर इवॉल्वर था और यूटोपिया में लगभग सभी रैंक 6 कोर इवॉल्वर प्रसिद्ध व्यक्ति थे। भले ही उसे काले रंग की आकृति से भारी आदमी के बारे में कोई जानकारी न मिले, फिर भी वह अनास्तासिया से पूछ सकता था कि क्या वह किसी रैंक 6 कोर इवॉल्वर को जानती है जो आधा दानव हो सकता है। भारी आदमी के बारे में सोचते हुए इवान एक पूरी तरह से नष्ट हो चुके अपार्टमेंट की इमारत के पास चला गया और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसके सामने रुक गया। चूंकि ब्लड डंगॉन का पोर्टल बहुत पहले गायब हो गया था, इसलिए वह इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। हालांकि अपनी आंखों की रसातल से वह नष्ट हो चुके अपार्टमेंट के सामने मंडराते हुए छिपे हुए आयाम को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मुझे पता है कि तुम यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सकते हो, इवान उदासीन स्वर में बोला। क्या तुम आयाम को खुद खोलने जा रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं इसे खोलूं? अपनी बात पूरी करने के बाद इवान शांत भाव से वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ कहे बंद आयाम को घूरता रहा। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसका धैर्य जवाब देने लगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, इस लानत आयाम को अभी खोल दो, क्योंकि अगर मैं इसे खुद खोलूंगा तो तुम्हें इसका पछतावा होगा, इवान ने चेतावनी दी और जैसे ही उसने कहा, उसके चारों ओर गहरे बैंगनी रंग की शून्य ऊर्जा घूमने लगी और अंतरिक्ष खुद ही इसके प्रभाव में विकृत होने लगा। उसके सामने छिपा हुआ आयाम कांपने लगा, आसपास का स्थान चटकने की आवाज कर रहा था मानो वह किसी भी क्षण टूटने वाला हो। फिर अचानक इवान को कुछ महसूस हुआ और उसके चारों ओर घूम रही शून्य ऊर्जा गायब हो गई। तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, उसने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा और अगले ही पल क्रैक, एक तेज क्रैकिंग ध्वनि पूरे परिवेश में गूंज उठी और वह स्थान जहां रक्तकाल कोठरी छिपी हुई थी ढह गया और एक पोर्टल में तब्दील हो गया। इवान ने अपने चेहरे पर कोई परिवर्तन किए बिना पोर्टल की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाते हुए सफलतापूर्वक रक्तकाल कोठरी में प्रवेश कर गया। अध्याय 1224। ऐसा लगता है कि मुझे उससे मदद मांगनी पड़ेगी। प्राइमोडियल शैडो दायरे के प्रवेश द्वार के ऊपर एक आकृति शून्य में खड़ी थी जो गुप्त रूप से दायरे की निगरानी कर रही थी। उस आदमी को रैंक 1 कोर इवॉल्वर बने और निचली दुनिया से यूटोपिया में आए हुए आधे साल से ज्यादा हो चुका है। आकृति ने उदास आवाज में बुदबुदाया। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है ताकि अपने कोर के साथ प्राइमोडियल शैडो दायरे को एकीकृत कर सके? शून्य में खड़ी आकृति अंधेरे में लिपटी हुई थी जिससे ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि वे पुरुष हैं या महिला। अचानक शून्य में खड़े व्यक्ति का शरीर कांप उठा और उसकी आभा बेतहाशा हिलने लगी जैसे कि उसे कोई जोरदार झटका लगा हो और वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। प्राइमोडियल शैडो रियल्म के प्रवेश द्वार के ऊपर का स्थान इसकी आभा के अचानक उतार चढ़ाव के कारण कांप उठा और उसी क्षण शैडो रियल्म के द्वार से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना उभरी जिसने उस क्षेत्र को स्कैन किया जहां आकृति छिपी हुई थी। आकृति की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि आध्यात्मिक भावना क्षेत्र को स्कैन कर रही है और वह तुरंत गायब हो गई, एक पल में सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भाग गई। प्राइमोडियल शैडो रियल्म के अंदर अनास्तासिया के सार क्लोन ने उस स्थान को देखा जहां आकृति छिपी हुई थी। संकुचित आंखों से उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति कौन था? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, आश्चर्यचकित थी कि वह भागने से पहले उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। हालांकि मैं शैडो रियल्म के अंदर रहते हुए बाहरी दुनिया को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के पता लगाने से बचने में सक्षम होने के लिए वह व्यक्ति कम से कम एक मध्य स्तर रैंक 6 कोर इवॉल्वर होना चाहिए। अनास्तासिया ने एक पल के लिए सोचा, सभी रैंक 6 कोर इवॉल्वर के बारे में जानकारी को याद करते हुए जो उसे पता था उन्हें उस आकृति से मिलाने की कोशिश कर रही थी जो अभी अभी भागी थी।
दुर्भाग्य से, क्योंकि उसने इसे केवल थोड़ी देर के लिए ही देखा था, वह इसकी पहचान किसी भी रैंक 6 कोर रिवॉल्वर से नहीं मिला सकी जिसके बारे में वह जानती थी। इसकी आभा को देखते हुए ये कुछ हद तक राक्षसी आभा के समान लग रहा था, इसलिए शायद ये गेहेना साम्राज्य का रैंक 6 कोर रिवॉल्वर था जो प्राइमोडियल शैडो दायरे की निगरानी के लिए यहाँ तैनात था। अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। राक्षसों ने बहुत पहले ही प्राइमोडियल शैडो दायरे के प्रवेश द्वार को खोज लिया था और तब से इसकी निगरानी कर रहे थे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि एक राक्षस यहाँ नजर रख रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके शैडो दायरे के बाहर स्कैन किया कि क्या कोई और है, और जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया और महल में वापस आ गई। बकवास, मेरे सार क्लोन का क्या हुआ? अंधेरे में लिपटा हुआ वह व्यक्ति जो पहले भाग गया था उदास आवाज में शापित था। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है, या बल्कि अस्तित्व से मिट गया है। भले ही कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के एक टुकड़े का उपयोग करके सार क्लोन बनाता है, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि एक तरह से आत्मा नष्ट नहीं होती है, इसे बस अलग करके एक अलग वाहक में रखा जाता है। इसके अलावा एक बार सार क्लोन नष्ट हो जाने पर आत्मा का वह हिस्सा और सार क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति स्वचालित रूप से मूल मालिक के पास वापस आ जाएगी जब तक कि उसका सामना किसी भयानक प्रतिद्वंद्वी से न हो जो सार क्लोन को नष्ट करने के बाद आत्मा और शक्ति को सील कर सकता है। जब इवान ने एलिसिया को शैडो अनडेड में बदल दिया था तो एलिस्ट्रिया ने भी अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया था और उस आत्मा का एक बहुत छोटा हिस्सा अपनी शक्तियों के साथ यूटोपिया में वापस आ गया था। हालांकि क्योंकि एलिसिया सिर्फ एक बी रैंक सार क्लोन थी, इसलिए आत्मा का वह हिस्सा और एलिस्ट्रिया द्वारा खोई गई शक्तियां इतनी छोटी थीं कि इसका मूल रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन प्राइमोडियल शैडो रियल्म की निगरानी करने वाले फिगर द्वारा बनाए गए एसेंस क्लोन में मिड लेवल रैंक 3 कोर रिवॉल्वर की शक्ति थी और इसे इवान द्वारा पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दिया गया था। जब एसेंस क्लोन पृथ्वी पर था, हालांकि उसके मूल शरीर की शक्तियां काफी कम हो गई थीं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कोई भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था और वह छिपने में माहिर था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसे ढूंढ या हमला न कर सके। लेकिन अब जब उसकी आत्मा और शक्तियां पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दी गई थीं, तो इसका प्राइमोडियल शैडो रियल्म के ऊपर छिपी हुई आकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी शक्ति का लगभग 30% स्थायी रूप से कम हो गया और इसे पूरी तरह से ठीक होने में सैकड़ों या हजारों साल लग गए। मेरा सार क्लोन कैसे नष्ट हो सकता है? यह एक सही योजना थी और मैं सफलता के बहुत करीब था। अब क्यों? हमेशा के लिए? आकृति की आवाज पागलपन से कांप उठी क्योंकि उसके शरीर से एक अजीब राक्षसी आभा फूट पड़ी जिसने अनजाने में उसके आसपास के इलाके के हजारों किलोमीटर को नष्ट कर दिया। अराजक आभा कई मिनट तक बनी रही, इससे पहले कि आकृति आखिरकार शांत हो जाए, एक गंभीर भाव के साथ खुद को नीचे देखती हुई। क्योंकि मेरा सार क्लोन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, मुझे इससे कोई यादें भी वापस नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि इसे किसने नष्ट किया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति ने मेरे क्लोन को पूरी तरह से मिटाने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग किया जिससे इसकी यादों का कोई टुकड़ा भी नहीं बचा। आकृति ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमक रही थी। अगर मैं अपने आप ठीक होने की कोशिश करता हूं तो इसमें सैकड़ों या हजारों साल लग जाएंगे और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वह आदमी जल्द ही प्राइमोडियल शैडो दायरे में आकर इसे अपने मूल के साथ एकीकृत कर देगा। आकृति ने प्राइमोडियल शैडो दायरे की दिशा में देखा और थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद उसकी आंखें पागलपन से चमक उठा। लगता है मुझे उससे मदद मांगनी पड़ेगी, आकृति ने खुद से कहा और वहां से गायब हो गई। जैसे ही अंधेरे में लिपटी आकृति गायब हुई, एक छोटा काला गोला उस स्थान पर उतरा जहां वह एक सेकंड पहले था और एक भयानक संक्षारक शक्ति जारी की जिसने उस अराजक आभा के सभी निशान मिटा दिए जो आकृति के शरीर से पहले फूट पड़ी थी जब उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। अध्याय 1225 गुलाम राक्षस। ड्रैगन द्वीप का बाहरी क्षेत्र। फायर ड्रैगन द्वीप के विनाश के कारण रैंक 1 से लेकर रैंक 4 तक के कई ड्रैगन आगे के हमलों को रोकने के लिए ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे। ड्रैगन द्वीप के कोर का आई भी हाई अलर्ट पर था। हमलावर को खोजने के लिए ड्रैगन द्वीप के आसपास के लगभग 100 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रहा था। हालांकि इस तरह की उच्च स्तरीय खोज की खपत आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी, लेकिन ज़ाल्थोरक को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि ड्रैगन के पास सबसे ज्यादा संसाधनों की कमी थी। इसके अलावा ड्रैगन की ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए उपयुक्त एक फ्लोटिंग आइलैंड बनाने की लागत ऐसे मॉनिटरिंग प्रोग्राम की लागत से कहीं ज्यादा थी। अगर वे हर चीज की सावधानीपूर्वक निगरानी नहीं करते और हमलावर उनके किसी दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड को नष्ट कर देता तो उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ता वह मौजूदा मॉनिटरिंग की लागत से कहीं ज्यादा होता। दुर्भाग्य से ज़ाल्थोरक के लिए, हालांकि वह ड्रैगन आइलैंड के आसपास की हर चीज की निगरानी पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था, लेकिन ड्रैगन आइलैंड के कोर ने अनास्तासिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो सेंट्रल आइलैंड की भूमिगत गुफा में आलसी होकर लेटी हुई थी।
अगर ज़ाल्थोरक को किसी तरह पता चल जाता कि फायर ड्रैगन आइलैंड को नष्ट करने वाला अपराधी उसकी नाक के नीचे रह रहा है और वह बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाता, तो वह निश्चित रूप से गुस्से से पागल हो जाता। क्या स्थिति है? ज़ाल्थोरक ने अपने हाथ में एक संचार क्रिस्टल पकड़े हुए पूछा। हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। अनुमान है कि सब कुछ तैयार करने में अधिकतम 3 घंटे लगेंगे, क्रिस्टल के दूसरे छोर से सम्मान से भरी आवाज ने उत्तर दिया। अच्छा, एक बार जब आप तैयार हो जाएं तो मुझे बताएं। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करूंगा, ज़ाल्थोरक ने गहरी आवाज में कहा और जवाब का इंतजार किए बिना उसने कॉल समाप्त कर दी। 3 घंटे, मध्य स्तर रैंक 6 ड्रैगन ने दूर की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ड्रोजन को टेलीपोर्टेशन होने से पहले वापस आ जाना चाहिए। कुछ देर दूर तक देखने के बाद ज़ाल्थोरक ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। ड्रैगन द्वीप के कोर द्वारा भेजे जा रहे सभी डेटा का विश्लेषण करना जारी रखा। अनास्तासिया और रैंक 6 वाटर ड्रैगन के बीच समुद्र तल पर हुई टक्कर से हुए विनाश को देखने के बाद और यह पता लगाने के बाद कि फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट करने वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया था, उसने निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति जो इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था, समुद्री मार्ग से बच गया था। इस निष्कर्ष का कारण ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्रों को कवर करने वाली रक्षा संरचना थी। ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करने के लिए किसी को इस संरचना से गुजरना होगा और एल्ड्राकर जैसा कोई भी व्यक्ति इसकी पहचान से बच नहीं सकता था। लेकिन विनाश का कारण बनने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सामान्य तरीके से ड्रैगन द्वीप में प्रवेश नहीं करता था, अन्यथा वे संरचना द्वारा पहचाने जाते। संरचना के संपर्क में आए बिना ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका समुद्री मार्ग से था। हालांकि ड्रैगन द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में कई सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन वे अभी भी आकाश में किए गए सुरक्षा उपायों की तुलना में थोड़ा पीछे थे। इसके 2 कारण थे। पहला, ड्रैगन द्वीप समूह का कोर 24 घंटे ड्रैगन द्वीप समूह के आसपास के समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता था और लगभग सभी विसंगतियों का पता लगा सकता था जो उन्हें खतरे में डाल सकती थीं। दूसरा, ड्रैगन द्वीप समूह के समुद्री जल क्षेत्र में रहने वाले सभी उच्च स्तरीय समुद्री राक्षस, जिनमें 2 रैंक 6 वाले भी शामिल थे, ड्रैगन के नियंत्रण में थे और हमेशा आसपास के इलाकों में गश्त करते हुए गार्ड के रूप में काम करते थे। इन समुद्री राक्षसों की सुरक्षा के साथ ड्रैगन को उच्च स्तरीय संरचनाओं का उपयोग करके समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जनशक्ति या अन्य संसाधनों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में ज़ाल्थोरक को ड्रैगन द्वीप समूह के कोर का उपयोग करके इन उच्च स्तरीय समुद्री राक्षसों से रिपोर्ट मिल रही थी और उसे अभी एक रिपोर्ट मिली है कि कुछ खोज के बाद एक मध्य स्तरीय रैंक 4 समुद्री राक्षस को एक निम्न स्तरीय समुद्री राक्षस मिला जो वास्तव में किसी प्रकार के कौशल के प्रभाव में था, जिसने उसकी आत्मा को गुलाम बना लिया था और उसे उसकी आज्ञा को अनदेखा करने की अनुमति दी थी। अधिकांश भूमि राक्षसों के विपरीत समुद्री राक्षस बड़े समूहों में रहते थे, उनके बीच स्पष्ट पदानुक्रम होते थे। आमतौर पर एक ही जनजाति का एक निम्न स्तरीय समुद्री राक्षस एक उच्च स्तरीय समुद्री राक्षस की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकता है, लेकिन रैंक 4 राक्षस जिसने स्थिति की सूचना ज़ाल्थोरक को दी, उसे एक निम्न स्तरीय राक्षस मिला जिसकी आत्मा किसी ने गुलाम बना रखी थी और इस गुलामी के निशान के कारण उसने उच्च स्तरीय समुद्री राक्षस की आज्ञा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये पता चलने के बाद उच्च स्तरीय समुद्री राक्षसों ने एक आदेश जारी किया और जल्द ही उन्हें गुलाम बनाए गए राक्षस के समान कुछ और राक्षस मिल गए। ये जानकारी मिलते ही ज़ाल्थोरक का चेहरा काला पड़ गया और उसका संदेह और भी बढ़ गया कि अग्नि द्वीप को नष्ट करने वाला व्यक्ति समुद्री मार्ग से ड्रैगन द्वीप में प्रवेश कर गया है। साथ ही उसने समुद्री राक्षसों को आदेश दिया कि वे निम्न स्तरीय राक्षसों को अपने पास लाएं जो उसके गुलाम थे ताकि वह उनकी जांच कर सके। कुछ ही मिनटों में एक मध्यम स्तरीय रैंक 4 समुद्री राक्षस, एक महान सफेद शार्क जैसा दिखता था, जिसकी शरीर की लंबाई 700 मीटर से अधिक थी, जो केंद्रीय द्वीप के नीचे दिखाई दिया जहां ज़ाल्थोरक रह रहा था। मध्य स्तर रैंक 4 राक्षस से संदेश प्राप्त करने के बाद ज़ाल्थोरक केंद्रीय द्वीप से निकल गया और जल्द ही समुद्र के ऊपर पहुंच गया, जहां उसने छोटे केकड़े जैसे राक्षस को देखा जिसे महान सफेद शार्क अपने दांतों के बीच पकड़े हुए थी। ज़ाल्थोरक को देखकर शार्क राक्षस ने गुर्राहट की आवाज़ निकाली और केकड़े राक्षस को हवा में थूक दिया। ज़ाल्थोरक ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने केकड़े को पकड़ लिया, उसे उससे सिर्फ 1 मीटर दूर ले आया। इसकी आत्मा में वास्तव में एक आत्मा का निशान है, ज़ाल्थोरक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें ठंड से चमक रही थीं। वह केकड़े राक्षस पर आत्मा खोज का उपयोग करने वाला था, ये देखने के लिए कि किसने उस पर आत्मा का निशान रखा था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, व्रज उसका संचार क्रिस्टल कंपन करने लगा और उसे ड्रोजन से एक संदेश मिला जिसमें उसे बताया गया था कि वह उस व्यक्ति के साथ ड्रैगन द्वीप पर लौट आया है जिसने शून्य सुरंग को नष्ट कर दिया था। अध्याय 1226 स्पेस बबल। तुम कब तक वहां छुपने की योजना बना रहे हो? तुम बाहर क्यों नहीं आते और मुझे वह सब कुछ बताते जो मैं जानना चाहता हूं?
मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सिर के दोनों तरफ 2 ड्रैगन सींगों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी शांत स्वर में बोला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 2 साल का बच्चा हूँ जो तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगा? लंबे हरे बालों और त्वचा पर छाल जैसे पैटर्न वाली एक महिला ने सिर घुमाकर असीम महासागर के ऊपर तैरते सैकड़ों द्वीपों को देखा। ये पहली बार है जब मैं ड्रैगन द्वीप पर आया हूँ, और यह यूटोपिया के उन महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहाँ मैंने अभी भी ड्रार्ड्स की छिपी हुई दुनिया में स्थित टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग से जुड़ने के लिए एक टेलीपोर्टेशन संरचना स्थापित नहीं की है। एशले ने सोच समझकर कहा। जब ड्रोजन ने एशले के शब्द सुने तो उसका शांत चेहरा ठंडा हो गया और वह जानलेवा आवाज में बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस स्पेस बबल के अंदर रहकर तुम सुरक्षित रहोगे? एक बार जब हम ड्रैगन आइलैंड में प्रवेश कर जाएंगे तो मेरे पास इसे नष्ट करने और तुम्हें बाहर निकालने के सैकड़ों तरीके होंगे। एशले ने ड्रोजन की आवाज़ सुनकर कुछ नहीं कहा और बस तैरते हुए ड्रैगन आइलैंड को शांति से देखा, ये सोचते हुए कि क्या वहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित करने का कोई तरीका है ताकि वह यहाँ से अपनी मर्जी से आ जा सके। जब एशले ने उसे सुनने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो ड्रोजन ने नाक सिकुड़ी और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसे ड्रैगन आइलैंड के बाहरी क्षेत्र में ले आया। जिस क्षण ड्रोजन और एशले बाहरी क्षेत्र में दिखाई दिए, गश्त कर रहे ड्रैगन ने उन्हें देखा। लॉर्ड ड्रोजन, एक मध्यम स्तर का रैंक 4 ड्रैगन तुरंत आगे आया और ड्रोजन का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ड्रोजन ने सिर हिलाया और संदिग्ध नज़र से गश्त कर रहे सैकड़ों ड्रैगन को देखा। क्या हो रहा है? बाहरी क्षेत्र में इतने सारे लोग गश्त क्यों कर रहे हैं? रैंक 4 ड्रैगन ने ड्रोजन की बात सुनकर झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा। कुछ घंटे पहले किसी ने ड्रैगन द्वीप पर हमला किया था। क्या? रैंक 4 ड्रैगन की बात सुनकर ड्रोजन दंग रह गया और उसे तुरंत याद आया कि ज़ाल्थोरक ने उसे बताया था कि ड्रैगन द्वीप पर कुछ गंभीर घटना हुई थी जब उसने उससे पहले संपर्क किया था। हमलावर कौन था? ड्रोजन ने ठंडे स्वर में पूछा, उनके और राक्षसों के बीच चल रहे युद्ध के बारे में सोचते हुए। रैंक 4 ड्रैगन ने सवाल सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हमें अभी तक पता नहीं है। हमलावर ने हमले के दौरान खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया और फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट करने के तुरंत बाद भाग गया। हमें हमलावर की पहचान भी नहीं पता। रुको। ड्रोजन ये सुनकर चौंक गया कि उन्हें हमलावर की पहचान नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग रैंक 4 ड्रैगन द्वारा बोले गए वाक्य के दूसरे भाग पर चला गया और उसका दिमाग गूंज उठा। आपने अभी कहा कि हमलावर ने फायर ड्रैगन द्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या ये सच है? उसने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, क्योंकि उसके जैसे रैंक 6 कोर इवॉल्वर के लिए भी एक पूरे द्वीप को नष्ट करना और अपनी पहचान बताए बिना अन्य ड्रैगन से बच निकलना आसान नहीं था। हाँ, रैंक 4 ड्रैगन ने ड्रोजन के सवाल की पुष्टि की और एक सेकंड के लिए झिझकने के बाद उसने कहा, केवल इतना ही नहीं, हमलावर ने सिर्फ एक ही हमले में द्वीप को नष्ट कर दिया। ये सुनकर ड्रोजन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। पूरे ड्रैगन द्वीप को नष्ट करना? लगभग सभी रैंक 6 कोर इवॉल्वर ऐसा कर सकते हैं जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है और कोई उन्हें रोकता नहीं है। हालांकि सिर्फ एक ही हमले में पूरे द्वीप को नष्ट करना कुछ ऐसा है जो केवल एल्ड्राकर और अन्य जैसे शीर्ष रैंक 6 कोर इवॉल्वर ही कर सकते हैं। द्वीप के सुरक्षात्मक संरचनाओं के बारे में भूल जाइए जो रैंक 6 कोर इवॉल्वर के कुछ हमलों का सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि द्वीप बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री भी शीर्ष पायदान की है और यह सामान्य कोर के लिए मुश्किल है। इवॉल्वर्स उन्हें खरोंचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। सिर्फ एक ही हमले से पूरे द्वीप को नष्ट करने में सक्षम होना। आखिर वह कौन था जिसने ये किया? ड्रोजन ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से सोचा और एशले की ओर देखा, जिसके चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हमला करने वाला व्यक्ति इस ड्रॉइड से संबंधित हो? उसने सोचा, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि यूटोपिया में लगभग हर कोई ड्रॉइड की स्थिति के बारे में जानता है और जानता है कि वे वर्तमान में कल्पित बौनों से छिप रहे हैं और उनके कबीले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि सिल्वेन, उस समय सफलतापूर्वक भागने वाला एकमात्र रैंक 6 ड्रॉइड, गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका रैंक गिरकर रैंक 5 हो गया। इसलिए जिस व्यक्ति ने पहले ड्रैगन द्वीपों पर हमला किया था वह ड्रॉइड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह किसी तरह से उनसे संबंधित हो। जबकि ड्रोजन गहरी सोच में डूबा हुआ था, एशले भी उस बारे में सोच रही थी जो उसने अभी अभी सुना था। एक व्यक्ति जिसने बिना खोजे एक पूरे द्वीप को नष्ट कर दिया। उसने अनास्तासिया पर विचार करते हुए मन ही मन सोचा, क्योंकि उसकी राय में इवान और अनास्तासिया के अलावा 2 पागल जो हर जगह परेशानी पैदा करना पसंद करते हैं, कोई भी अन्य समझदार व्यक्ति सीधे ड्रैगन द्वीपों पर हमला नहीं करेगा। और यहाँ मैं रैंक 6 ड्रैगन की नाक के नीचे शून्य सुरंग को नष्ट करने के बाद बहुत बढ़िया महसूस कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उपद्रवी ने शून्य सुरंग को नष्ट करने से भी अधिक अपमानजनक कुछ किया है। एशले ने सोचा, अपना सिर हिलाते हुए और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ परेशान ड्रोजन को देखते हुए। ड्रोजन ने एशले की मुस्कान को देखा, लेकिन उसने बस भौहें सिकोड़ी और जल्द ही उसे केंद्रीय द्वीप पर ले आया।
जैसे ही वह केंद्रीय द्वीप पर पहुंचा, उसने देखा कि ज़ाल्थोरक पहले से ही वहां था, अपने ड्रैगन जैसे पंजों से एक केकड़ा राक्षस को पकड़े हुए। क्या आपको पता चला कि हमलावर कौन था? ज़ाल्थोरक को देखने के बाद ड्रोजन ने जल्दी से पूछा। ज़ाल्थोरक ने ड्रोजन की आवाज़ सुनकर अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में केकड़े की ओर इशारा किया। मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमें उसे जल्द ही ढूंढ लेना चाहिए, उसने उसे समुद्र में पाए गए गुलाम राक्षसों के बारे में बताते हुए कहा। ड्रोजन को आश्चर्य हुआ जब उसने ज़ाल्थोरक की बात सुनी और आखिरकार समझ गया कि ज़ाल्थोरक कम स्तर के केकड़े को नाश्ते के रूप में इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि उस पर सोल सर्च का इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे ज़ाल्थोरक ने संकुचित आंखों से एशले को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या इस ड्रॉइड ने शून्य सुरंग को नष्ट कर दिया था? हाँ, ड्रोजन ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं उसे पकड़ता, उसने खुद को एक अंतरिक्ष बुलबुले के अंदर छिपा लिया। यही वजह है कि वह पूरी तरह से ठीक दिख रही है। अंतरिक्ष बुलबुला। ज़ाल्थोरक ने ड्रोजन की बात सुनकर एक भान उठाए और अपने चेहरे पर आश्चर्य भरी नज़र से एशले को देखा। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने देखा कि एशले के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई है और उसने आकाश की ओर इशारा किया। ज़ाल्थोरक और ड्रोजन को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने ये देखा और तुरंत अपने सिर उठाए। और जिस क्षण उन्होंने अपने सिर उठाए, उनकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। अध्याय 1227 वह कहाँ है? एशले के हाव भाव को देखकर ज़ाल्थोरक और ड्रोजन ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे दंग रह गए क्योंकि आसमान में कुछ भी नहीं था। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे करके एशले को देखा। हालांकि जिस क्षण उन्होंने उस स्थान को देखा जहां एशले कुछ सेकंड पहले थी। भाड़ में जाओ, वे दोनों एक साथ शाप देते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वह अब वहां नहीं थी। वह कहाँ है? ज़ाल्थोरक ने उसे खोजने के लिए एक मध्यम स्तर के रैंक 6 ड्रैगन की अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन जल्द ही उसका दिल डूब गया क्योंकि अपनी शक्तिशाली संवेदन क्षमताओं के साथ भी वह अब एशले का पता नहीं लगा सका। ये कैसे संभव है? मैं इस पूरे समय अपनी जन्मजात स्पेस लॉक क्षमता का उपयोग कर रहा था, ये जानते हुए कि उसे अंतरिक्ष के नियम की गहरी समझ है। वह मेरी क्षमता के प्रभाव में कैसे बच सकती है? ज़ाल्थोरक की तुलना में ड्रोजन और भी अधिक हैरान था, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। अंतरिक्ष के नियम में निपुणता के बावजूद वह एशले को पकड़ने में सक्षम था। इसका कारण उसकी जन्मजात क्षमता थी, जो उसके आसपास के स्थान को सीमित कर सकती थी। अपनी जन्मजात क्षमता की शक्ति के साथ एक मध्यम स्तर के रैंक 6 कोर इवॉल्वर को भी अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना मुश्किल लगेगा। यही कारण था कि उसे विश्वास था कि एशले, जो केवल रैंक 5 कोर इवॉल्वर थी, कभी भी उससे बच नहीं पाएगी। अगर एशले द्वारा अंतरिक्ष बुलबुला बनाने के लिए इस्तेमाल की गई उच्च स्तरीय रैंक 5 कलाकृति नहीं होती, जो अनिवार्य रूप से उसके चारों ओर एक अलग आयाम बनाती, जिससे दूसरों के लिए उसे छूना असंभव हो जाता, तो ड्रोजन ने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। एशले के अभी भी जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि अपनी शक्ति के बावजूद ड्रोजन उसके द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष बुलबुले को नहीं तोड़ सकता था और उसे ज़ाल्थोरक जैसे अन्य शक्तिशाली ड्रैगन की सहायता की आवश्यकता थी। हालांकि वह एशले को मार नहीं सकता था, लेकिन अपनी जन्मजात स्पेस लॉक क्षमता के साथ वह आसानी से उसके द्वारा बनाए गए स्पेस बबल को अपने आर्टिफैक्ट का उपयोग करके पकड़ सकता था और उसे भागने से रोक सकता था। एक सेकंड रुको, तुम्हारी स्पेस लॉक क्षमता अभी भी सक्रिय है न? ज़ाल्थोरक को अचानक कुछ याद आया और उसने ड्रोजन से पूछा। ज़ाल्थोरक की बात सुनकर ड्रोजन ने जवाब में सिर हिलाया। क्या तुम्हें कुछ मिला? उसने धीमी आवाज में पूछा। ज़ाल्थोरक ने ड्रोजन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ड्रैगन आइलैंड्स के कोर से संपर्क किया, जो द्वीपों के आसपास के लाखों किलोमीटर के इलाके की निगरानी कर रहा था, और पूछा कि क्या वह एशले का कोई निशान पा सकता है। हालांकि एआई की प्रतिक्रिया निराशाजनक थी क्योंकि कोर के अनुसार उसे एशले का कोई निशान नहीं मिल सका। ड्रैगन आइलैंड्स का कोर, जो हर एक तैरते हुए द्वीप की निगरानी कर सकता था, उसने एशले के गायब होने के पल की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। जब ड्रोजन और ज़ाल्थोरक ने रिकॉर्डिंग देखी तो वे ये देखकर चौंक गए कि एशले के गायब होने पर उसके आसपास कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस हवा में गायब हो गई हो। तुमने क्या महसूस किया? ज़ाल्थोरक ने रिकॉर्डिंग देखने के बाद ड्रैगन द्वीप के कोर से पूछा। मेरे स्कैन के अनुसार लक्ष्य के गायब होने पर मन, विश्वसार, कानून या किसी भी तरह की ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ड्रैगन द्वीप के कोर ने एक यांत्रिक आवाज में उत्तर दिया, लेकिन जानकारी बेकार थी और जितना अधिक ज़ाल्थोरक और ड्रोजन ने सुना, उनके भाव उतने ही गंभीर होते गए। ये वही है, ये निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति का काम है, ज़ाल्थोरक ने आखिरकार एआई की रिपोर्ट सुनने के बाद कहा। तुम किससे बात कर रहे हो? ज़ाल्थोरक को सुनने पर ड्रोजन ने अवचेतन रूप से पूछा, लेकिन आधे रास्ते में उसे वह व्यक्ति याद आ गया जिसने फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट कर दिया था, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ड्रॉइड को छीन लिया, वही व्यक्ति है जिसने फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट कर दिया?
उसके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? ज़ाल्थोरक ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। इससे पहले भी वह व्यक्ति हमारी निगरानी से बचकर भागने में कामयाब रहा था, और अब जब आपकी स्पेस लॉक क्षमता भी उसे नहीं रोक सकती, तो बहुत संभावना है कि यह वही व्यक्ति है जिसने पहले हमला किया था। ज़ाल्थोरक ने यह कहने के बाद विराम लिया और कहा, इसके अलावा आपके आने से पहले मुझे सम्राट एलिस्टेयर से एक अनुरोध मिला था कि वह यहाँ आना चाहता है। उसके अनुसार ड्रैगन द्वीप में छिपे किसी व्यक्ति ने उसके एक अधीनस्थ को मार डाला। ज़ाल्थोरक की बात सुनकर ड्रोजन चौंक गया और तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि सम्राट एलिस्टेयर जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं और जिसने फायर ड्रैगन द्वीप को नष्ट किया है, वे एक ही हैं और वे यहाँ ड्रैगन द्वीप में छिपे हुए हैं? बिल्कुल, अगर वह व्यक्ति ड्रैगन द्वीप में नहीं छिपा होता तो वह उस ड्रॉइड को बचाने में सक्षम नहीं होता जैसे ही आप उसे यहाँ लाए, ज़ाल्थोरक ने असहज महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन ये कैसे संभव है? अगर वह व्यक्ति ड्रैगन द्वीप में छिपा होता तो वह ड्रैगन द्वीप के कोर द्वारा पता लगाए जाने से बच नहीं पाता, ड्रोजन ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भरी हुई थी। हालांकि ड्रैगन द्वीप का कोर शीर्ष रैंक 6 कोर इवॉल्वर का भी पता लगा सकता है, फिर भी उच्च स्तरीय कलाकृतियां और कौशल हैं जो इसके पता लगाने से बच सकते हैं। ज़ाल्थोरक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान सही है और वह व्यक्ति वास्तव में हमारी नाक के नीचे छिपा हुआ है, तो संभावना है कि वह हम पर फिर से हमला कर सकता है। ज़ाल्थोरक के शब्दों पर ड्रोजन का दिल थोड़ा कांप उठा। उसके जैसा शक्तिशाली ड्रैगन शीर्ष रैंक 6 कोर इवॉल्वर का भी सामना करने से नहीं डरता, क्योंकि तब भी जीत की एक झलक होगी। लेकिन एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना जो उसे बिना पकड़े ही मार सकता है, यह ऐसी चीज थी जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। ज़ाल्थोरक ने अपना सिर हिलाया। अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके कामों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह व्यक्ति हम ड्रैगन के साथ मौत का झगड़ा करना चाहता है। अन्यथा उसने पहले जो शक्ति दिखाई थी उससे वह आसानी से कई ड्रैगन को मार सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। ड्रोजन ने सहमति में सिर हिलाया। चलो टेलीपोर्टेशन हॉल में चलते हैं, ज़ाल्थोरक ने कहा और उड़ गया। एक बार सम्राट एलिस्टेयर आ जाए तो हम पता लगा पाएंगे कि हमलावर कौन है। अध्याय 1228 एक और पागल। केंद्रीय द्वीप के भूमिगत क्षेत्र में एशले कमजोर हालत में जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें घूम रही थीं जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक रोलर कोस्टर की सवारी का अनुभव किया हो। तुम्हारी मानसिक सहनशक्ति काफी कमजोर है, अनास्तासिया ने एक मनोरंजक आवाज में टिप्पणी की, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ एशले को देखते हुए। लानत है, तुमने मुझे सीधे मेरे अंतरिक्ष बुलबुले से बाहर खींच लिया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के अचानक आयामी बदलाव को सहना आसान है? एशले ने अपने सिर को बार बार हिलाते हुए चक्कर आने से बचने के लिए शाप दिया। जिस क्षण उसे ड्रोजन द्वारा केंद्रीय द्वीप पर लाया गया था, उसे अनास्तासिया से एक टेलीपैथिक संदेश मिला था जिसमें उसे ज़ाल्थोरक और ड्रोजन को बस एक सेकंड के लिए विचलित करने का निर्देश दिया गया था ताकि वह उसे बचा सके। फायर ड्रैगन द्वीप के विनाश के बारे में सुनने के बाद एशले को पहले से ही संदेह था कि अनास्तासिया पास में ही थी, इसलिए जब उसे उसका संदेश मिला तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुई और उसने सहयोग करने का फैसला किया। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अनास्तासिया उसे अचानक अंतरिक्ष बुलबुले से बाहर खींच लेगी, एक ऐसा झटका जिसने उसे लगभग बेहोश कर दिया। चूंकि तुम मुझे इतनी आसानी से अंतरिक्ष बुलबुले से बाहर खींच सकते थे, तो क्या तुम बुलबुले को मेरे साथ यहाँ नहीं ला सकते थे? तुमने ऐसा कठोर तरीका क्यों चुना? एशले ने होश में आने के बाद शिकायत की। एशले की बातों पर अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, ड्रोजन की अंतरिक्ष लॉक क्षमता बहुत उन्नत है। अगर मैं तुम्हें अंतरिक्ष बुलबुले के साथ यहाँ लाती तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह इसका पता लगा पाता। अनास्तासिया की बातें सुनकर एशले चुप हो गई, क्योंकि वह ड्रोजन की अंतरिक्ष लॉक क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये ठीक इसी क्षमता की वजह से था कि वह शून्य सुरंग को नष्ट करने के बाद भागने में असमर्थ थी। वैसे आपके पास जितने भी शानदार जीवन रक्षक कलाकृतियां हैं, आपको केवल मामूली बलिदानों के साथ ड्रोजन से बच निकलने में सक्षम होना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि तुमने उसे जानबूझकर तुम्हें पकड़ने दिया, अनास्तासिया ने अचानक पूछा, एशले को एक जांचने वाली नज़र से देखते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? एशले ने अनास्तासिया पर अपनी आंखें घुमाईं। मैंने उस आदमी से बचने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह रैंक में मुझसे पूरी तरह से आगे निकल गया। कई कलाकृतियों का उपयोग करने के बाद भी मैं भाग नहीं सका। एशले की बात सुनकर अनास्तासिया ने कुछ नहीं कहा और उसे एक अस्पष्ट भाव से देखती रही। क्या? एशले ने पूछा। अनास्तासिया की निगाहों के नीचे असहज महसूस करना शुरू कर दिया। अनास्तासिया ने अंदर ही अंदर आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, उसकी आंखें अब गंभीर थीं। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी योजना क्या थी?
मैं एशले वही दोहराने वाली थी जो उसने पहले कहा था, लेकिन अनास्तासिया की निगाहों में गंभीरता देखकर उसकी आवाज़ नर्म हो गई और उसने और भी विनम्रता से जवाब दिया। मैं पहले कभी ड्रैगन द्वीप पर नहीं गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी और देखूंगी कि क्या मैं गुप्त रूप से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सकती हूँ। तुम एशले की प्रतिक्रिया पर अनास्तासिया कुछ देर के लिए अवाक रह गई। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि एशले ने खुद को जानबूझकर पकड़े जाने दिया होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी मामूली सी बात के लिए होगा। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे लिए यहाँ आना कितना खतरनाक था? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसे अच्छी तरह से पीटने की तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी। एनास्तासिया की बात सुनकर एशले ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। मुझे पता था कि यह मेरे लिए बहुत खतरनाक नहीं था, इसलिए मैंने आने का फैसला किया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी फॉर्मेशन प्लेट निकालते हुए कहा। अनास्तासिया ने हैरान होकर फॉर्मेशन प्लेट को देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। अनास्तासिया की प्रतिक्रिया से प्रसन्न एशले ने गर्व से कहा, मैं इस पर लंबे समय से काम कर रही हूँ। इसके साथ, भले ही मैं पीक रैंक 6 कोर इवॉल्वर से टकरा जाऊं जो स्पेस को सीमित कर सकता है, मैं फिर भी सुरक्षित रूप से बच निकलने में सक्षम हो जाऊंगी। एशले की बात सुनकर अनास्तासिया को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और बस उसे अजीब तरह से देखा। किसी संरचना में इतनी स्थानिक ऊर्जा संग्रहित करने के लिए आपको वर्षों तक अपनी अंतरिक्ष ऊर्जा के साथ उसमें संचार करना होगा। आपको इतनी अंतरिक्ष ऊर्जा संग्रहित करने में कितना समय लगा? एशले ने अनास्तासिया की बात सुनकर आह भरी और धीमी आवाज में जवाब दिया, लगभग 200 साल। मैं सदियों से हर कुछ दिनों में अपनी अंतरिक्ष ऊर्जा इसमें डालती रही हूँ। यह एक कठिन काम रहा है, लेकिन इसके लायक है। अगर ड्रार्ड्स की छिपी दुनिया कभी खोजी गई, तो इससे वहां रहने वाले सभी ड्रार्ड्स बच सकते हैं। अनास्तासिया दंग रह गई, लेकिन समझ सकती थी कि एशले क्या सोच रही थी। अतीत में अपनी चोटों के कारण सिल्वन की रैंक गिरकर रैंक 5 हो गई थी, और अगर ड्रार्ड्स की छिपी दुनिया कभी खोजी गई, तो यह वास्तव में सभी ड्रार्ड्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया होगा। सिल्वन के रैंक 6 पर वापस आने से पहले एक भी रैंक 6 कोर इवॉल्वर आसानी से ड्रार्ड्स को घेर सकता था, जिससे बचना लगभग असंभव हो जाता। लेकिन एशले के हाथ में जो फॉर्मेशन प्लेट थी, जो बहुत ज्यादा स्थानिक ऊर्जा से भरी हुई थी, यहाँ तक कि अनास्तासिया को भी लगा कि अगर वह इसका इस्तेमाल करती है तो उसे रोकना मुश्किल होगा। इतनी शक्तिशाली कलाकृति के साथ वह एल्ड्राकर और अन्य शीर्ष रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स जैसे लोगों से भी बच सकती है, भले ही उसे सभी ड्रार्ड्स को अपने साथ ले जाना पड़े। अनास्तासिया ने सोचा, काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने के लिए कुछ है, और मुझे समझ में आ गया कि तुम देखना चाहते थे कि क्या तुम यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सकते हो। लेकिन क्या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना वाकई उचित था? अनास्तासिया ने बीच वाक्य में ही रुककर सोचा, उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि तुम, उसने कहा, उसकी आवाज में अविश्वास था। उसने एशले की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया। क्या तुम्हें लगता था कि मैंने दुनिया भर में जो भी फॉर्मेशन बनाए हैं वे सिर्फ यात्रा के लिए हैं? एशले ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अरे, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक सामान्य लड़की हो, लेकिन तुम भी हम में से बाकी लोगों की तरह ही पागल हो। अनास्तासिया ने जोर से गाली दी, हालांकि उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उसकी स्वीकृति दिखा रही थी। कितना विडंबना है, पागलों की रानी मुझे पागल कह रही है। एशले ने खड़े होते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए उपहास किया। एशले की बात सुनकर अनास्तासिया ने कुछ नहीं कहा और बस अंदर ही अंदर आहें भरती रही। मुझे हमेशा लगता था कि वह हमारे समूह में सबसे समझदार व्यक्ति है, लेकिन अब पता चला है कि पागलपन के मामले में वह मुझसे बस कुछ ही अंक पीछे है। अनास्तासिया ने अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर नजर डाली, जिसमें ज़ाल्थोरक और ड्रोजन टेलीपोर्टेशन हॉल के सामने खड़े दिख रहे थे, और उसका मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। मुझे डर है कि अगर हम सभी इसी तरह से काम करते रहे, तो हम जल्द या बाद में पूरे यूटोपिया को नष्ट कर देंगे। 1229 खूनी कालकोठरी के अंदर। खूनी कालकोठरी, तो यही कारण है कि उन्होंने इसे ऐसा नाम देने का फैसला किया। इवान ने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। लाल, उसकी दृष्टि में खूनी लाल रंग के अलावा कुछ भी नहीं था। चाहे वह कहीं भी देखे, आकाश, बादल, धरती, पेड़ पौधे, मिट्टी, सब कुछ लाल रंग में भीगा हुआ था, और खून की तेज गंध चारों ओर फैल गई थी। इवान ने पीछे देखा और पाया कि उसके पीछे उस द्वार का कोई निशान नहीं था जहां से वह कालकोठरी में आया था। ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं निकल पाऊंगा, उसने हल्के से बुदबुदाया, बाहर निकलने के रास्ते की कमी से बेपरवाह। सबसे पहले मुझे उस काली आकृति को देखना है, और दूसरा। जैसे ही इवान ने कहा, उसके हाथ में एक छोटा बैंगनी रंग का गोला दिखाई दिया। उसने गोले को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने इसकी जानकारी चमक रही थी। इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स।
मूल रून सार का टुकड़ा, टूटे हुए मूल रून सार के 4 टुकड़ों में से एक। सभी 4 मूल रून सार टुकड़ों को इकट्ठा करके एक पूर्ण मूल रून सार बनाया जा सकता है। संपूर्ण मूल रून सार का उपयोग एक आदिम रून को मूल रून में विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इवान को मूल रून सार का ये टुकड़ा हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के तहखाने में मिला था, जब वह पहली बार पृथ्वी के अन्य उच्च स्तरीय शिकारियों से मिलने के लिए वहां गया था। मूल रून सार प्राप्त करने के बाद उसने बोरिस से पूछा कि यह कहाँ से आया है, और बोरिस ने उसे बताया कि एक शिकारी ने इसे रक्त कालकोठरी में बंद होने से पहले प्राप्त किया था। तब से इवान ये देखने के लिए यहाँ आना चाहता था कि क्या वह शेष 3 टुकड़े पा सकता है। वर्तमान में उसके पास 3 प्राइमर्डियल रून थे, और यदि वह मूल रून सार के शेष 3 टुकड़े प्राप्त कर लेता तो वह उनमें से एक को मूल रून में विकसित कर सकता था। बोरिस ने मुझे जो जानकारी दी उसके अनुसार जिस शिकारी ने मूल रून सार का टुकड़ा प्राप्त किया उसे कालकोठरी साफ करने के बाद यह मिला। इवान ने अपने आसपास के रक्त लाल वातावरण को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी कालकोठरी साफ करनी होगी ताकि मैं देख सकूं कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं या नहीं? इवान ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन जल्द ही अपना सिर हिला दिया। सबसे पहले रक्त कालकोठरी बहुत पहले बंद हो चुकी थी, और इवान ने अब तक जो कुछ देखा था उससे वह अनुमान लगा सकता था कि यह कालकोठरी अब पूरी तरह से काली आकृति के नियंत्रण में थी, इसलिए यह निर्धारित करना मुश्किल था कि इसे साफ करने के बाद उसे कोई इनाम मिल सकता है या नहीं। दूसरे, कालकोठरी साफ करने का इनाम यादृच्छिक होता है, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे वह वस्तु न मिले जिसकी उसे तलाश थी। अब सबसे अच्छा उपाय उस काली आकृति की तलाश करना है, इवान ने खुद से कहा, और देखें कि क्या मैं उसे पीट पीट कर बाकी 3 टुकड़े वापस ला सकता हूं। उसने मन ही मन कहा। बेशक इवान जानता था कि एक मौका था कि काली आकृति के पास बाकी 3 टुकड़े न हो, लेकिन वह विश्वास करना चाहता था कि वह उन्हें अपने पास पा सकता है। अगर नहीं तो उसके पास उन्हें खोजने के बारे में कोई और सुराग नहीं था। बोरिस द्वारा बताई गई जानकारी को याद करते हुए इवान ने कहा, न केवल ओरिजिन रून सार का टुकड़ा बल्कि पृथ्वी पर वर्तमान में शिकारी जो उच्च स्तरीय संरचनाएं और अन्य वस्तुएं उपयोग करते हैं वे भी रक्त कालकोठरी के अंदर खोजी गई थीं। अपने विचारों को सुझाने के बाद इवान ने काली आकृति को उसी तरह पुकारने की कोशिश की जैसा उसने बाहर किया था, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आया। हालांकि चिढ़ गया, लेकिन जब काली आकृति नहीं दिखी तो इवान ने आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं किया। इसके बजाय उसने रक्त कालकोठरी को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां केवल 10 किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र को ही कवर कर सकती थीं, और उस सीमा के भीतर केवल कुछ निम्न स्तर के राक्षसी विचरण कर रहे थे। ये जगह उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। इवान ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रतिबंधित थीं और रक्त लाल दुनिया में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इवान को कुछ और एहसास हुआ और उसका चेहरा उदास हो गया। मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता। आमतौर पर अपनी मौजूदा शक्ति के साथ इवान अपनी शून्य ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी एक पल में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। हालांकि उसने पाया कि इस कालकोठरी में शक्तिशाली प्रतिबंध मौजूद थे जो उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकते थे। कालकोठरी ने उसकी रैंक को कम करने के लिए उसके कोर पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। उसकी रैंक मध्य स्तर रैंक 3 बनी रही। इसके बजाय रक्त कालकोठरी के नियम उसे अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक रहे थे। क्या वह आदमी डरता है कि अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा तो ये जगह नष्ट हो जाएगी? इवान ने सोचा। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह रक्त कालकोठरी में और आगे बढ़ता गया, कुछ राक्षसों का सामना किया, लेकिन चूंकि अधिकांश F रैंक से A रैंक तक के थे, इसलिए उसने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे तक लक्ष्यहीन चलने के बाद इवान ने अचानक दूरी पर एक ऊंचा पहाड़ देखा जिसकी चोटी आसमान में खून से लाल बादलों से परे तक पहुंच रही थी, और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये पहाड़ बहुत बड़ा है। सामान्यतः मुझे इसे उस स्थान से भी देख पाना चाहिए था जहां मैं पहली बार कालकोठरी में दिखाई दिया था, फिर भी यह अभी दिखाई दिया। इवान ने कहा। उसकी आंखें संदेह से चमक रही थीं। इस पर्वत में निश्चित रूप से कुछ असामान्य है। उसने ऊंचे पर्वत को देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसकी ओर बढ़ गया। हालांकि पर्वत नजदीक दिख रहा था, लेकिन इवान को इसके आधार तक पहुंचने में पूरे 2 घंटे लग गए। जैसे जैसे वह करीब गया उसने देखा कि आसपास कोई राक्षस नहीं था, और यहां तक कि कालकोठरी में हर जगह उगने वाले रक्तलाल पेड़ और पौधे भी पर्वत के आसपास अनुपस्थित थे। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और जल्द ही कुछ पता लगा लिया। इवान जल्दी से उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने अभी अभी कुछ पता लगाया था और जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। क्या मुझे इनका उपयोग करके वहां ऊपर जाने की जरूरत है? इवान ने अपने सामने हजारों सीढ़ियों को देखते हुए पहाड़ की चोटी तक जाने वाली सीढ़ियों को देखते हुए बड़बड़ाया। अध्याय 1230 रक्त रेखा जागृति।
ब्लड डेंगॉन से गुजरते समय इवान ने पाया कि न केवल वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, बल्कि वह उड़ भी नहीं सकता था। पहले ये प्रतिबंध उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था, वह उड़ सकता था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिना उड़ान के भी वह अपनी उच्च चपलता का उपयोग करके अत्यधिक गति से ब्लड डेंगॉन को पार कर सकता था। हालांकि लाल बादलों को चीरते हुए विशाल पर्वत को देखते हुए, जिसकी कोई चोटी दिखाई नहीं देती थी, उसे अंततः एहसास हुआ कि ब्लड डेंगॉन में प्रतिबंध उतने सरल नहीं थे जितने वे लग रहे थे। अगर मैं उड़ सकता या अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता तो इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना आसान होता। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अगर मुझे सामान्य रूप से चढ़ना पड़े तो शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इवान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नज़र पहाड़ की ओर जाने वाली हजारों रक्तलाल सीढ़ियों पर टिकी हुई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि सीढ़ियों का उपयोग करके चढ़ना आसान हो सकता है। मुझे यकीन है कि ये सीढ़ियां बिल्कुल भी सरल नहीं हैं। इवान ने एक पल के लिए सोचा और पहाड़ के चारों ओर खोज करने का फैसला किया कि क्या पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग है। हालांकि 1 घंटे से अधिक की खोज के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सामान्य रूप से पहाड़ पर चढ़ने की भी कोशिश की, सीढ़ियों की मदद के बिना ये देखने के लिए कि क्या वह शीर्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन केवल 10 मीटर चढ़ने के बाद उसे रुकना पड़ा। प्रत्येक मीटर चढ़ने से मुझ पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव 100 गुना बढ़ जाता है। मैं केवल 10 मीटर चढ़ा और मुझ पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव पहले से ही 1000 गुना बढ़ गया है, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका मुंह हिल रहा था क्योंकि वह ऊंचे पहाड़ को देख रहा था। ये पहाड़ दसियों हजार मीटर ऊंचा होगा। शीर्ष पर पहुंचने के लिए मुझे सामान्य गुरुत्वाकर्षण से लाखों गुना अधिक झेलना होगा। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता तो यह मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मुझे डर है कि मेरा शरीर आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। यह महसूस करते हुए कि सामान्य रूप से पहाड़ पर चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, इवान वापस बेस पर लौट आया और खून से लाल सीढ़ियों के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है, उसने गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह लाखों गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा आसान होगा। जब इवान ने पहली सीढ़ी की जांच की तो उसने देखा कि इसमें कुछ खास उल्लेखनीय नहीं था। सीढ़ियां खुरदरी बनावट वाली साधारण लाल पत्थर की बनी हुई लग रही थीं। केवल एक अजीब बात थी कि उसमें से खून की तेज गंध आ रही थी, मानो किसी ने पत्थर को हजारों सालों से खून में भिगोया हुआ हो। हालांकि इवान ने खून की गंध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्लड डेंगॉन में बिखरे सामान्य पौधे और छोटे छोटे कंकड़ भी खून की तेज गंध दे रहे थे। एक सेकंड के लिए पहली सीढ़ी को देखने के बाद उसने धीरे से एक पैर उठाया और जैसे ही वह खून से लाल सीढ़ी के संपर्क में आया, इवान के सिर के अंदर एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कि किसी लोहे के हथौड़े ने उसे मारा हो और एक अजीब शक्ति उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही हो। जिस क्षण उस अजीब शक्ति ने उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश की, इवान की उच्च आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक पल में उसके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही अजीब शक्ति को दबा दिया गया। जो कुछ हो रहा था उससे चौंककर इवान तुरंत अपने होश में आया। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया ताकि उस अजीब शक्ति का नाश किया जा सके जो उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। इवान के दिमाग में अंतहीन आक्रोश से भरी चीख गूंजी, क्योंकि अजीब शक्ति ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि इवान के निरंतर आध्यात्मिक हमले के तहत शक्ति जल्द ही खत्म हो गई, पीछे कुछ भी नहीं बचा। अरे, ये निश्चित रूप से एक आत्मा का टुकड़ा था जो मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, इवान ने जोर से शाप दिया। उसका सदमा स्पष्ट था क्योंकि उसने पहली सीढ़ी पर नजर डाली। मुझे मत बताओ कि मुझे हर बार एक सीढ़ी चढ़ने पर इसी तरह के हमले का सामना करना पड़ेगा, उसने बड़बड़ाया। उसे ठंड का एहसास हुआ। शीर्ष पर पहुंचने के लिए इवान को हजारों सीढ़ियां चढ़नी होंगी और उसे यकीन था कि वह जितना ऊपर चढ़ेगा ये हमले उतने ही शक्तिशाली होंगे। हालांकि अभी अभी उस पर हमला करने वाला आत्मा का टुकड़ा कमजोर था और उसने उसे आसानी से नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऊपर चढ़ने पर ऐसे हमलों को संभाल पाएगा। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, शायद मुझे हर कदम पर आत्मा के हमले का सामना नहीं करना पड़ेगा, इवान ने सोचा और थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने दूसरा कदम उठाने के लिए अपना पैर उठाया। जैसे ही उसका पैर दूसरी सीढ़ी पर पड़ा, एक और आत्मा का टुकड़ा जो पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद इवान ने बिना ज्यादा परेशानी के उसे नष्ट कर दिया। हालांकि आत्मा के टुकड़े को सफलतापूर्वक नष्ट करने के बावजूद उसने कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि एक उदास भाव धारण कर लिया। ये किस तरह की भयावह सीढ़ियां हैं, उसने पहाड़ की चोटी की ओर फैली हजारों रक्तलाल सीढ़ियों को घूरते हुए कहा। मैं कुछ हजार सीढ़ियों तक आत्मा के टुकड़ों के हमलों का सामना कर सकता हूं, लेकिन इवान ने अपना सिर हिलाया, भौहें सिकुड़ी। मुझे संदेह है कि मैं हजारों सीढ़ियों तक टिक पाऊंगा। कुछ सेकंड की झिझक के बाद इवान ने फिलहाल सीढ़ियां चढ़ने का फैसला छोड़ दिया।
आत्मा के हमलों को सहते हुए हजारों सीढ़ियां चढ़ना जो मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, शुद्ध पागलपन है। उसने बुदबुदाते हुए कहा, जाने के लिए मुड़ते हुए। मैं उस काली आकृति को ढूंढने के बाद शीर्ष तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे ही इवान नीचे उतरने वाला था, उसने देखा कि जिस पहली सीढ़ी से उसने दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था, वह हल्की चमक रही थी। अचानक वूश, चमकती हुई सीढ़ी से लाल रोशनी की एक किरण निकली और इतनी तेजी से उस पर पड़ी कि उसे बचने का समय ही नहीं मिला। क्या बकवास है, इवान दंग रह गया जब उसने लाल रोशनी की किरण को अपने शरीर में घुसते देखा। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी आंखों के सामने कुछ सूचनाएं चमक उठीं। आपने सफलतापूर्वक विरमारी जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित कर लिया है। आपका डूम ब्रिंगर वंश पूरी तरह से जागृत हो रहा है। वर्तमान जागृति स्तर 0.001%।